हाय गाइस, वेलकम टू साइक माइंड्स। तो जैसे कि हमने लास्ट 3 वीडियोस में देखा, फर्स्ट में हमने देखा कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या होती है, इंट्रोडक्शन टू कॉग्निटिव साइकोलॉजी। सेकंड में हमने उसकी ब्रीफ हिस्ट्री देखी एंड थर्ड में हमने उसके रिसर्च मेथड्स क्या होते हैं वो देखे। अब आज हम जो इस वीडियो में देखेंगे वो है डोमेन्स ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। तो जब भी कोई रिसर्चर रिसर्च करता है या फिर कोई साइकोलॉजिस्ट थ्योरी देता है तो ये 12 डोमेन्स है जिनको अपने ध्यान में रखते हुए कोई रिसर्च या थ्योरी को पब्लिश करता है। तो ये 12 डोमेन्स कौन कौन से हम देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट है कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस, परसेप्शन, थिंकिंग एंड कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, अटेंशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज, कॉन्शियसनेस, मेमोरी, इमेजरी, लैंग्वेज, डेवलपमेंट साइकोलॉजी, पैटर्न रिकॉग्निशन एंड ह्यूमन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अब हम एक एक करके इनको ब्रीफ में समझेंगे। तो जो इनमें से पहला है वो है कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस। हम लोग ये जानते हैं कि हमारा जो बिहेवियर है वो दो चीज़ों के कारण होता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो कि हमारा एक्सटर्नल फैक्टर जो भी इन्वायरमेंट है हमारा, प्लस इंटरनल इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस और न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस। जो भी हमारे ब्रेन को सिग्नल जाते हैं न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू, एंड देन ब्रेन क्या करता है उन्हें बॉडी पार्ट्स को सेंड, एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होती है हमारे ब्रेन में, एंड देन बॉडी पार्ट्स को हम कुछ सिग्नल सेंड करते हैं तो बॉडी पार्ट्स एक्ट करते हैं। तो जो कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस है वहाँ क्या होता है कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं एंड जो न्यूरो साइंटिस्ट हैं वो दोनों साथ में कोलेबरेट करते हैं। साइकोलॉजिस्ट जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स को स्टडी करते हैं एंड जो न्यूरो साइंटिस्ट हैं वो इंटरनल, जो हमारे ब्रेन में जो भी जैसे कि जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होती है उसको स्टडी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लें तो एक साइंटिस्ट जो थे उन्होंने क्या किया कि एक चूहे के अंदर जो डोपामाइन सीक्रेट होता है जिससे चूहे को एक्साइटमेंट होती है किसी भी चीज को लेके, या वो जैसे ही खाने को देखता है तो उसके पीछे दौड़ता है, तो वो जो डोपामाइन जिसके कारण ये सब होता है उसे उन्होंने ब्लॉक कर दिया। जब उन्होंने ब्लॉक किया तो उन्होंने ये देखा कि चूहे को अब उस खाने से खाने के पीछे चूहा दौड़ ही नहीं रहा है, मतलब उसे उस खाने से कोई मतलब नहीं है। तो एंड जैसे ही फिर वो डोपामाइन वापस से उन्होंने ब्लॉक किया था, उसको अनब्लॉक किया, तो चूहा फिर वही अ, खाने के पीछे दौड़ना चालू कर दिया उन्होंने। तो ये सब स्टडीज करते हैं, मतलब न्यूरो साइंटिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट मिलके। अब नेक्स्ट जो है वो है परसेप्शन। तो जो हमारे सेंस होते हैं वो 5 टाइप के सेंस होते हैं जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे: विजुअल, टच, टेस्ट, स्मेल और हियरिंग। तो जब भी हम कोई चीज़ परसीव करते हैं तो हम इन्हीं 5 सेंसों को यूज़ करते हैं। यानी कि जो भी हम सेंस करते हैं उसको न्यूरॉन्स ब्रेन तक सिग्नल के रूप में पहुंचाते हैं। देन ब्रेन जो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है उसमें जो डाटा सेव होता है उसके साथ उसको कंपेयर करता है एंड उसको इंटरप्रेट करता है कि वो जो सेंस था वो किस चीज़ का था। बट जो परसेप्शन होता है उसको हम अकेले नहीं देख सकते, उसके साथ हमें अटेंशन, कॉन्शियसनेस, मेमोरी एंड पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन ये सब कोलेबरेट करके काम करते हैं। एंड एक कॉग्निटिव ये सब मिल के एक कॉग्निटिव प्रोसेस होती है। नाउ पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। तो पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसमें हमारी थिंकिंग, मेमोरी एंड हमारे 5 सेंसेस जो कि मैंने अभी आपको पहले बताया का बहुत बड़ा रोल है। पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन तभी पॉसिबल है जब हम मेमोरी में उस पैटर्न के बारे में पहले से हमारी मेमोरी में उस पैटर्न के बारे में पहले से इंफॉर्मेशन हो। फॉर एग्जाम्पल, एक अगर हम पैराग्राफ पढ़ते हैं तो ये एक कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव प्रोसेस है। इसमें रीडर को लाइंस एंड कर्व में से एक मीनिंगफुल पैटर्न को पहचानना होता है। देन उन्हें लेटर्स एंड वर्ड्स में कन्वर्ट करके उनका मीनिंग एक्सेस करना पड़ता है अपनी खुद की मेमोरी में से। लेकिन सबसे गजब की बात तो ये है कि ये जो सारा प्रोसेस होता है कॉग्निटिव प्रोसेस, ये एक मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हो जाता है। नेक्स्ट है अटेंशन। अटेंशन का मीनिंग है कि किसी इवेंट पे फोकस करना। अब जो अटेंशन है वो सिलेक्टिव होती है, यानी कि हम एक बड़े इन्वायरमेंट में से जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हम उसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं एंड बाकी सारी चीज़ों को हम छोड़ देते हैं। और इसके पीछे की वजह यह भी है कि जो हमारी कैपेसिटी है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की वो लिमिटेड है। यदि हम एक साथ बहुत सी चीज़ों पर अटेंशन दें तो हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो ओवरलोड हो जाएंगे एंड साथ ही हमारा ब्रेन उन्हें एक टाइम पे ठीक से प्रोसेस भी नहीं कर पाएगा। तो ये डिफिकल्टी आप सब लोगों के साथ भी होती होगी, मुझे ऐसा लगता है। एंड ये था अटेंशन। अब जो हम नेक्स्ट देखेंगे वो है कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस को का मतलब है कि जो हमारा एक्सटर्नल और इंटरनल के बारे में हमें अवेयर होना।
यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है और उनका हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें, तो जब रात में हम स्टडी करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो नज़र है वो वॉच पे पड़ती है। तो वो वॉच मान लीजिए 12 बज रहे होते हैं, तो वो एक एक्सटर्नल फैक्टर है, मतलब हमें उस समय पता है कि उस समय क्या टाइम हो रहा है, यानी कि 12 बज रहे हैं। लेकिन साथ में ही हमारे अंदर से भी एक कॉन्शियस थॉट आता है कि अब जैसे 12 बज गए हैं तो बहुत लेट हो गया है एंड मुझे ये सब फिनिश करके और सोना चाहिए। तो ये एक कॉन्शियसनेस है, मतलब एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस एंड इंटरनल कॉन्शियसनेस। पहले ये जो टॉपिक था कॉन्शियसनेस, इसको सीरियसली स्टडी नहीं किया जाता था, स्पेशली बिहेवियरिज्म के टाइम पे। लेकिन अब इस कॉन्सेप्ट ने एक नई जगह बना ली है और इसको बहुत सीरियस तरीके से समझा जाने लगा है। नेक्स्ट है मेमोरी। तो मेमोरी में तीन चीज़ों का बहुत बड़ा रोल है: परसेप्शन, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो जो भी हमारे दिमाग में चीज़ें होती है वो इन्हीं तीन चीज़ों की वजह से होती है। परसेप्शन, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी चीज़ हम सेंस करते हैं उसको हमारा दिमाग एक लॉन्ग टर्म मेमोरी के साथ कंपेयर करके एंड उस परसेप्शन के बारे में बताता है कि वो क्या चीज़ है। तो ये हो गया एक परसेप्शन। देन परसेप्शन से वो चीज़ जाती है शॉर्ट टर्म मेमोरी में। जब फर्स्ट टाइम हमें परसेप्शन हुआ कि ये क्या चीज़ है, देन सेकेंड टाइम वो जाएगी शॉर्ट टर्म मेमोरी में, यानी कि हमें कुछ टाइम के लिए याद रहेगी। या जैसे कि हम मान लें कि हमने कोई एक टेलीफोन का नंबर देखा, तो हमने उसे याद करने की कोशिश करी। याद करने की कब तक के लिए? ताकि हम जाके और उसको डायल कर सकें। तो जैसे ही हमने उसको डायल किया हम उसे भूल गए। तो ये क्या हुआ कि ये हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में तो आया बट लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं गया। और अगर हम लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात करें, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या है, जैसे कि लैंग्वेज। तो अब जब भी हमने एक बार उस लैंग्वेज को स्टोर कर लिया हमारी मेमोरी में, अब जब भी हम उस लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश ही मान लीजिए, हम जब भी हम कुछ इंग्लिश के वर्ड देखेंगे तो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी से वो कंपेयर होंगे एंड हमें पता चल जाएगा कि इन वर्ड्स का क्या मीनिंग है। तो ये था मेमोरी। नाउ जो नेक्स्ट है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज में क्या होता है कि हमारे ब्रेन में कैसे इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, देन इस स्टोर्ड इन नॉलेज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज है। इसमें दो चीजें हैं बेसिकली: एक है कंसेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन इन माइंड एंड सेकेंड है हाउ ब्रेन स्टोर्स एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन। तो जो फर्स्ट है कंसेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन इन माइंड, उसमें है जैसे कि हमारे सामने बहुत सी चीजें होती हैं, बट क्या होता है कि कुछ लोग इसे अलग नजरिए से देखते हैं और कुछ लोग उसे अलग नजरिए से। फॉर एग्जांपल अगर हम गवर्नमेंट पॉलिसीज को देखें, तो कुछ जो गवर्नमेंट के प्रो होते हैं उन्हें वो पॉलिसीज अच्छी लगती हैं एंड जो अपोजिशन के लोग होते हैं उन्हें उस पॉलिसीज में कमियां दिखाई देती हैं। तो अगर हम एक पॉलिसी को देखें तो पॉलिसी सेम ही होती है बट उसको देखने का नजरिया अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीके से होता है। नाउ अब हाउ ब्रेन स्टोर्स एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन जो हम परसेप्ट करते हैं वो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट हो सकती है, बट जो ब्रेन प्रोसेस करता है, इंफॉर्मेशन जो स्टोर करता है, वो सभी के माइंड में सेम होती है। तो इसमें यही दो बातें हैं कि फर्स्ट कैसे लोग अलग अलग एक ही इंफॉर्मेशन को अलग अलग नजरिए से देखते हैं एंड सेकंड उन्हीं अलग अलग लोगों में इंफॉर्मेशन का प्रोसेस करने का जो तरीका है वो सेम है। नेक्स्ट है इसमें इमेजरी। हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट में जो भी देखते हैं, जैसे बिल्डिंग हो गई, स्ट्रीट्स हो गई, स्ट्रीट में जो साइंस होते हैं वो हो गए, स्ट्रीट लाइट हो गई, ये सब हमारे दिमाग में एक इमेजेस के रूप में सेव हो जाते हैं। या यूं कहें कॉग्निटिव मैप हमारे दिमाग में तैयार हो जाता है एंड इसी कॉग्निटिव मैप की मदद से हम किसी जगह पहुंचते हैं या किसी को एड्रेस बता पाते हैं। अभी इसी कॉन्सेप्ट में ज़्यादा स्टडीज नहीं हुई हैं बट बहुत सी अच्छी रिपोर्ट्स इस विषय में हाल ही में आने लगी। नेक्स्ट है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज, ये सबसे कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव प्रोसेस है वो लैंग्वेज ही होती है। इसमें लोगों को एनालाइज करना पड़ता है वर्ड्स को, देन लॉन्ग टर्म मेमोरी से कंपेयर करना पड़ता है, रिमेंबर करना पड़ता है एंड बहुत हद तक हमारे बिहेवियर एंड थिंकिंग लैंग्वेज से लिंक होती है एंड लैंग्वेज की वजह से बहुत सी कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव प्रोसेस भी हमारे माइंड में आसानी से हो जाती है। साइंटिस्ट ये भी फील करते हैं कि लैंग्वेज एक हमारी जो बॉडी है उसका एक इंटीग्रल पार्ट है, बट कुछ साइंटिस्ट का मानना अलग है कि लैंग्वेज से कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड साइंटिस्ट इस सब्जेक्ट को इसलिए भी स्टडी करते हैं ताकि और भी मेंटल एबिलिटीज का पता लगा सके। लैंग्वेज का जो एक कॉग्निटिव प्रोसेस है उसके थ्रू और भी कई मेंटल एबिलिटीज जो अभी तक शायद नहीं पता हो उसको पता लगाया जा सके। नेक्स्ट है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी।
डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में साइंटिस्ट स्टडी करते हैं कि कैसे इंसान में चेंजेस आते हैं उसके पूरे लाइफ स्पेन में, यानी कि बचपन से लेके ओल्ड एज में जाने तक उसकी थिंकिंग, फीलिंग, बिहेवियर चेंज होती है। एंड इस सब्जेक्ट पे रिसेंट स्टडीज़ ने हमारी अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ा दिया है कि कैसे कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स एक बच्चे से लेके बुढ़ापे तक हमारे अंदर डेवलप होते हैं। नेक्स्ट है थिंकिंग एंड कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। तो जो थिंकिंग है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है एंड साइकोलॉजिस्ट को इस सब्जेक्ट को लेके हमेशा से ही बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी रही है। अगर हम थिंकिंग की डेफिनेशन देखें तो वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमारे दिमाग में जो पहले से इंफॉर्मेशन होती है उसे ट्रांसफॉर्म करके नए आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट को फॉर्म किया जाता है। जिस तरह थिंकिंग हमारे कॉन्सेप्ट का फॉर्मेशन करती है, उसी तरह कॉन्सेप्ट हमारी अंडरस्टैंडिंग को और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को और बढ़ा देता है। मतलब अंडरस्टैंडिंग एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेस और बढ़ा देता है। एंड सेकेंडली, ये थिंकिंग की एबिलिटी एंड कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कॉग्निशन का, एंड ये कोर है इस कॉग्निटिव साइकोलॉजी का। एंड नेक्स्ट है इसमें ह्यूमन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस में आता है कि कैसे हम किसी नॉलेज को परसीव करते हैं, उसे स्टोर करते हैं एंड उसे यूज करते हैं, हम कैसे उसे रिकॉल करते हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल से देखें तो कैसे हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कैसे लैंग्वेज को समझते हैं, और कैसे जो नॉलेज हमारे ब्रेन में ऑलरेडी स्टोर्ड है उसे मीनिंगफुल वे में यूज करते हैं। सेकंड जो कॉन्सेप्ट है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये अभी न्यू कॉन्सेप्ट है और आज के टाइम में साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस तरीके से बना लिया है एंड वो जो कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव प्रोसेस है उसे इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं। साथ ही साइंटिस्ट ने ये भी खोज रहे हैं कि कैसे वो जो ह्यूमन का दिमाग है सेम वैसा के वैसे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल बना ले ह्यूमन माइंड का, कि जैसे ह्यूमन रिएक्ट करता है या बिहेव करता है वैसा सेम टू सेम एक रोबोट को बिहेव करा सके। तो ये 12 डोमेन्स थे जो अभी हमने देखे कॉग्निटिव साइकोलॉजी के। एंड हमने इसके पहले लेक्चर्स में भी, जैसे मैंने आपको बताया है, कि इंट्रोडक्शन देख चुके हैं हम, हिस्ट्री देख चुके हैं एंड रिसर्च मेथड देख चुके हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी की। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।